Good morning. Good morning. Audio video clear, everyone? Yes, sir. चलो, so लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हमने कंप्लीट किया था। आई होप कि सब लोगों का होमवर्क भी कंप्लीट हो गया, डाउट भी पूछ रहे हैं, इसका मतलब होमवर्क अच्छे से चल रहा है। एट द सेम टाइम व्हाट्सएप पे मैंने डीपीपी सेंड की है, टिल संडे यू हैव टू कंप्लीट ऑल द डीपीपीज। ठीक है, एक दिन में कंप्लीट नहीं करनी है, पर डे वन, इस हिसाब से सैटरडे संडे तक आपको सारी जो वर्कशीट से रिलेटेड टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो कंप्लीट करनी है। क्लियर? तो एज पर डिस्कशन आज से हमें जो है बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, दैट इज मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म। अब बेसिकली इस मैग्नेटिज्म से पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये टॉपिक स्टडी करने का ये एडवांटेज होता है कि मैग्नेटिज्म की जो भी कंसेप्ट है उसमें से हमने अराउंड मोर देन 80% कंसेप्ट को पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते टाइम आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कंसेप्ट का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ, ठीक है, तो आपको इस टॉपिक में कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे। वही बातें जो मैग्नेटिज्म में अपन डिस्कस करते थे वही यहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाली है। ठीक है, तो अब बेसिकली देखो यहाँ पे मैग्नेटिज्म ये टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा बेसिक पार्ट डिस्कस करना है और कुछ क्वेश्चन भी पूछने हैं, तो देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो कंसेप्ट अपन डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारा बेसिक कंसीडरेशन ये था, क्या था बेसिक कंसीडरेशन, कि व्हेनेवर चार्जेस आर इन मोशन, और जब कभी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से करंट फ्लो होता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर जो मूविंग चार्जेस है या फिर चार्जेस आर इन मोशन है वो अपने सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट इस टॉपिक में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैग्नेटिज्म यानी इस टॉपिक का एक्चुअल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नेम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट रिलेटेड प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसको प्रोड्यूस करेगा कौन? फिर ये जो है नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स होते हैं। एक मिनट, ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपको कि जो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट होता है, ठीक है, उसके बारे में एक बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर मेरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैटर इस टॉपिक में बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं सारा पार्ट वही है जो अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिया है अलग टॉपिक, इसलिए अपन अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक की पूरा कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो सेम रहेगा। मतलब कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हम डिस्कस कर रहे थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, यहां पे भी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होगा। यहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा नेचुरली ऑकरिंग एक सब्सटेंस जिसको अपन डायरेक्टली मैग्नेट बोलते हैं। यानी कि यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करनी है उसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लास्ट टॉपिक में देखी थी। डिफरेंस ये होगा कि लास्ट टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड वाज प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्जेस, बट इस टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट या फिर सिंपली कोई भी नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट होगा। वहां पे हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। यहां पे भी हम देखेंगे कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहां पे भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी। वहां पे हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी को बोला था स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड्स ऑन साउथ पोल। उसके बाद में लीव्स और एंड द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली नेदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से डिफर करती है वो ये थी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड्स ऑन साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट starts from south pole and ends on north pole, यानी कि दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। उसी तरह की बातें मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी होगी। वहां पे हमने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया डिनोटेड बाय b गिवन बाय b इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर दैट इज ba cos ऑफ थीटा।
उसका ऐसा यूनिट था वेबर, सीजीएस यूनिट था मैक्सवेल। 1 वेबर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 वेबर। यहां पे भी वही डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थे उनके नंबर पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स था, डिनोटेड बाय phi, गिवन बाय phi इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, दैट इज बी ए कॉस ऑफ थीटा। यहां पे भी ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होगा, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होगा, 1 वेबर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होगा, 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 वेबर होगा। इसमें कोई भी चेंज वहां पे नहीं होने वाला। उसके बाद हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स अप्लाई करने की जो एबिलिटी है यानी स्ट्रेंथ है वो एक्सप्लेन करने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट था उसको हमने बोला था मैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो करने वाली एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी जिसको बोला जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किया था फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ऐसा यूनिट था वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला, एंड सीजीएस यूनिट था गॉस और रिलेशन था 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस या फिर 1 गॉस इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। यहां पे भी सेम पार्ट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो करने वाली वेक्टर क्वांटिटी होगी मैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइंड बाय फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ऐसे यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला। सीजीएस यूनिट होगा गॉस 1 टेस्ला इक्वल टू होगा 10 टू द पावर 4 गॉस, 1 गॉस इक्वल टू होगा 10 टू द पावर -4 टेस्ला। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाली टेंडेंसी है ये मीडियम डिपेंडेंट है, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड मीडियम इंडिपेंडेंट थी लेकिन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए मैग्नेटिक्स में हम मीडियम का एक कांस्टेंट लेते थे जिसको बोला जाता था परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम। एंड ये परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम मतलब क्या था कि मीडियम कितने लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने के लिए अलाउ कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकता है। वही बात यहां पे भी एप्लीकेबल होगी, परमेबिलिटी होगी, उसका फॉर्मूला होगा म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू नॉट का मतलब होगा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस व्हिच इज इक्वल्स टू 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। म्यू आर का मतलब होगा रिलेटिव परमेबिलिटी व्हिच इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, वेयर काई का मतलब होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और वो होगी एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। मतलब एवरीथिंग जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा था वही यही पे वही पूरी बातें यहाँ पे पढ़नी है। डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है, फर्क क्या गिर रहा है, वहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर रिस्पॉन्सिबल था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पे मैग्नेट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब ये मैग्नेट मतलब होता क्या है, तो बेसिकली पहले भी मैं ये बातें बोल चुका हूं कि एक नेचुरली ऑकरिंग मतलब नेचर में प्रेजेंट है, हमें मिलता है, ठीक है, माइंस में नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, लेकिन कैसा है, हेवी है, बहुत ज्यादा जड़ है, एंड ग्रे इन कलर, ठीक है, उसका कलर जो है वो ग्रे है। उस सब्सटेंस को जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं कि ये आयन ओर है Fe3O4 और इसका साइंटिफिक नेम है मैग्नेटाइट। लेकिन बेसिकली सबसे पहले ये जो मिला था माइंस में वो माइंस थी मैग्नेशिया, ये एंशिएंट सिटी में जो वेस्टर्न टर्की में मतलब आज का तुर्कस्तान है, टर्की है, उसका जो वेस्टर्न रीजन है वहां पे मैग्नेशिया बोल के एक सिटी थी, आज की डेट में भी है, बस उसको मैनिसा बोलते हैं, पहले उसको मैग्नेशिया बोला जाता था और मैग्नेशिया में मिलता है इसलिए वो मैग्नेट बन गया। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइट का साइंटिफिक नेम है मैग्नेटाइट, इट्स आयन ओर Fe3O4। ऐसे वेरियस शेप में ये मैग्नेट हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हर बार रेफरेंस के लिए स्टडी करने के लिए थोड़ा इजी होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं मैग्नेट को इन द शेप ऑफ बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट अगर आ गया तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हर बार मैग्नेट को 2 पोल्स होते हैं, मैग्नेट विद सिंगल पोल और मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। एक पोल के साथ में कोई भी मैग्नेट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट जो है हर बार 2-2 पोल के साथ होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। इस तरह से अगर मैं इसको कितने भी पार्ट्स में कट करूंगा, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, तो दोनों भी केस में जो छोटा छोटा पीस मुझे मिलेगा, हर एक पीस में हर एक पार्ट में फिर से 2-2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और इनकी टेंडेंसी ये है कि हर एक मैग्नेट में जो 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एज वेल एज साउथ, उनकी दूसरे मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट करने की जो एबिलिटी है, जिसको अपन मैग्नेट की स्ट्रेंथ, मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ यानी वहां पे कंसीडर करते हैं उसको एज ए पोल स्ट्रेंथ, वो सेम होती है। ठीक है,
पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, और ये डिनोटेड बाय, इसके लिए हमने नोटेशन डिसाइड किया है कि स्मॉल एम से हम डिनोट करेंगे। अब ये पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा, जो मैंने अभी बोला वही कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ, मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ यानी पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा, इसको अगर डिफाइन करना है तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिज्म की जो स्ट्रेंथ है, उस मैग्नेटिज्म के स्ट्रेंथ का कॉन्सेंट्रेशन, उस मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ का कॉन्सेंट्रेशन कहां पे, एट द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, उसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ, और इसका नोटेशन होता है एज ए स्मॉल एम। हमने डिसाइड किया है कि जब जब बात नॉर्थ पोल की होगी उसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम होगी, साउथ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ माइनस एम होगी। ऐसे नहीं कि ये दिखने के लिए प्लस, ऐसे प्लस साइन लेके ये मतलब जन्म लेता है, ऐसे नहीं है, ये हमने कन्वेंशन डिसाइड किए। क्यों डिसाइड किए है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक्स इन दोनों को बहुत बार कंपेयर करके स्टडी करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने डाइपोल बनाया था, एक प्लस क्यू चार्ज था, एक माइनस क्यू चार्ज था, तो इनका कंपैरिजन के लिए हम डिसाइड करते हैं कि नॉर्थ पोल जो है उसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम रहेगी, साउथ पोल जो है उसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम रहेगी, एंड इस तरह से ये मैग्नेट की जो पोल्स है उन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी रहेगी। क्लियर? यस सर। उसके बाद में ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसका एसआई यूनिट है एम्पियर इंटू मीटर। अगर एसआई यूनिट एम्पियर इंटू मीटर है तो इसके डायमेंशंस बनेंगे L1 A1। क्या बनेंगे डायमेंशंस? L1 A1। एंड बेसिकली पोल स्ट्रेंथ जो है इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, पोल स्ट्रेंथ को डायरेक्शन नहीं होती है, वो स्ट्रेंथ है तो वो स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली देखो आज अपन डिस्कशन शुरू कर रहे हैं अबाउट न्यू टॉपिक दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस टॉपिक की कंसेप्ट जो है अलग कुछ नहीं पढ़ना है, पहले क्लियर कर लिया है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में होता था वही यहाँ पे होगा, बस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये बार मैग्नेट होगा। अब ये मैग्नेट मतलब क्या है, शॉर्ट में इंट्रोड्यूस किया है कि एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जिसको आर्टिफिशियल हमने नहीं बनाया, माइंस में नेचुरली मिलता है हमें। कैसा है? हेवी है, ग्रे इन कलर है, एंड ये ऑलवेज एग्जिस्ट करता है विद बोथ पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मतलब मैग्नेट विथ मोनोपोल और सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। हर एक पोल जो है उनको अपनी खुद की स्ट्रेंथ होती है, इसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ जो है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम होगी, और पोल स्ट्रेंथ को हमने डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है, concentration of strength of magnetism at the poles of a magnet, concentration of strength of magnetism at the poles of a magnet, ये बनी पोल स्ट्रेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एम। नॉर्थ पोल है तो प्लस एम, साउथ पोल है तो माइनस एम, एंड इसका एसआई यूनिट होगा एम्पियर इंटू मीटर, एंड इसके डायमेंशंस होंगे L1 A1, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? यस सर। अब बेसिकली देखो ये जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जिसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, इसकी और कुछ बेसिक बातें जो हमें आगे यूज करनी है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, देखो जो भी बार मैग्नेट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, जैसे कि ये बार मैग्नेट है ना, यहाँ पे इसको कंपलसरी दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम। तो होता क्या है, देखो बेसिकली हम एज्यूम करते हैं एक स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट से, जिसको रेफर करके हम वेरियस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एंड रिमेनिंग क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड उसको बोला जाता है एज ए मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। अब ये मैग्नेटिक एक्सिस मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये दोनों पोल्स ऑफ द मैग्नेट से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। उसी तरह से हमें और एक क्वांटिटी यहाँ पे लगती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब क्या होता है, अगेन इट्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर एंड मैग्नेट के स्ट्रेंथ सेंटर में से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर नंबर ऑफ टाइम्स हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखो उनको। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड टू मैग्नेट, हम जो स्केल लेंगे उस स्केल का यूज करके हम मैग्नेट की
टोटल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस लेंथ को मैं बोलता हूं एज ए ज्योग्राफिकल लेंथ या फिर ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब बाय यूजिंग स्केल अपन जो लेंथ मेजर कर सकते हैं वो लेंथ। लेकिन अगर आपने मैग्नेट के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट किया है, मैग्नेट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो आपको याद होगा कि बेसिकली दो मैग्नेट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो इंटरेक्ट करते टाइम, मतलब ऐसे ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, इनको अगर मैं एक दूसरे के क्लोज लेके आऊंगा तो ये इस पोजीशन में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, इस पोजीशन में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर उनका रिपल्शन होगा तो ऐसे एंड टू एंड रिपेल नहीं करेंगे, पहले ये थोड़े डिप्लेक्ट हो जाएंगे फिर इनका रिपल्शन बढ़ता जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट हमें सजेस्ट ये कर रहा है, ध्यान से सुनो अब मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैग्नेट की केस में जो उसके पोल्स होते हैं वो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते हैं। मैग्नेट की केस में जो पोल्स ऑफ द मैग्नेट होते हैं वो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते हैं। कहां पे होते हैं, सम डिस्टेंस इनसाइड द एंड। जो एंड है उससे कुछ डिस्टेंस इनसाइड ये मैग्नेट के पोल्स लोकेटेड होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये साउथ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ पे, ये बात अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को ट्राई करके एक रिलेशन फाइंड किया है, और वो रिलेशन हमें एक्सप्लेन करता है कि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो ऑलवेज 84% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक लेंथ जो है वो ऑलवेज 84% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल्स टू 0.84 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, क्योंकि परसेंट का मतलब हमें 84 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो मैग्नेटिक लेंथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल्स टू 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, ये किसके रिलेशन है, मैग्नेटिक लेंथ के कैलकुलेट करने के। क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये केस है यहाँ पे कि मैग्नेट के पोल्स एग्जैक्टली एट द एंड नहीं होते। अगर एंड पे होते तो हम ज्योमेट्रिकल लेंथ बाय यूजिंग स्केल मेजर करते, हमें रीडिंग्स मिल जाती और हम रिलैक्स हो जाते। लेकिन मैग्नेट का जो पोल है वो एंड पे नहीं है, सम डिस्टेंस इनसाइड है, इसलिए हमें उसका एक्चुअल लोकेशन पता नहीं है। तो हमें ये रिलेशन यूज करके दो पोल्स के बिटवीन का सेपरेशन यानी मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे फॉर्मूले किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर मैग्नेटिक लेंथ। अब ये मैग्नेटिक लेंथ मैंने यहाँ पे LM तो बोला है, लेकिन इन जनरल हर बार हम उसका नोटेशन 2L यूज करने वाले। अब ये 2L आया कहां से, देखो मैग्नेट में ये O है यहाँ पे सेंटर ऑफ द मैग्नेट, तो हम डिसाइड करते हैं कि O से लेके नॉर्थ पोल का डिस्टेंस L एंड O से लेके साउथ पोल का डिस्टेंस L, क्योंकि सेंटर से दोनों भी पोल्स इक्वी डिस्टेंस सिचुएटेड होते हैं। तो इधर का L प्लस इधर का L कितना बना, 2L। नाउ ऑनवर्ड ये बात याद रखनी है, मैग्नेटिक लेंथ इज डिनोटेड बाय 2L। लेकिन 2L क्यों, क्योंकि सेंटर से लेके एक पोल का डिस्टेंस L होता है। मतलब कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट करो, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट जो है मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट करते हैं, 2L का आंसर आता है, फिर उनको 2L दिखता है, कंफ्यूज होते हैं, वो 2 को भी उधर भेज देते हैं एंड L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। L मतलब मैग्नेटिक लेंथ नहीं है, 2L मतलब मैग्नेटिक लेंथ है। क्लियर? यस सर। अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा मैग्नेटिक लेंथ को, सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय, क्या होगा नोटेशन इसका, 2L। इट इज गिवन बाय 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ, या फिर रिमेनिंग फिर 0.84 84%, वो पार्ट भी अपन रिपीटेडली यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो बेसिकली डिस्कशन चल रहा है अबाउट मैग्नेट, जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। अब तक हमने बस बेसिक क्वांटिटीज को देखा है, एक मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ, उसके बाद में मैग्नेटिक एक्सिस, देन मैग्नेटिक इक्वेटर, उसके बाद में मैग्नेटिक लेंथ। अब टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगी जिसको हम लास्ट टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किया है क्या डिस्कस इसको लास्ट टॉपिक में?
याद आ रहा है किसी को? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की है डिस्कस? यस नो? Yes, sir. क्या थी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फिर? यस, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या थी? NIA. असं एका दिवसात विसरून कसं चालेल बाळांनो? M इज इक्वल्स टू था N इंटू I इंटू A. याद है क्या? करंट कैरिंग लूप जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस Yes, करती sir. है वो होती है N इंटू I इंटू A, वेयर N इज द, Number of turns, I is the, electric current, and A is the. area of coil. वेरी गुड. लेकिन यहाँ पे अब डिफरेंस क्या होगा? हम वही कंसेप्ट स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, नोटेशन भी सेम होगा M, लेकिन ये जो फॉर्मूला देखा था तब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था करंट कैरिंग कंडक्टर. लेकिन जो बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मैग्नेट इटसेल्फ. तो मैग्नेट की केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होती है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ. ठीक है. अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा, ये उसकी स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है. इसका नोटेशन होगा M, इसका फॉर्मूला होगा स्मॉल m इंटू 2n. कैपिटल M इक्वल्स टू बनेगा स्मॉल m इंटू 2n. ठीक है. तो बेसिकली इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर फॉर्म में बस यहाँ पे हमें माइनस साइन लेना पड़ता है. क्यों ऐसे? क्योंकि ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी एंड जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी फ्रॉम Negative to positive. वेरी गुड, नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड सेम बात मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के टाइम भी बोली थी. इट इज इट्स डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल एंड जो डायरेक्शन लेंथ हम मेजर करते हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लिया है. बस ये वेक्टर फॉर्म है, उसकी बाकी कहीं पे भी कुछ मीनिंग नहीं होगी. मतलब इन जनरल जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो रहेगा कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2n. अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. देखो पोल स्ट्रेंथ का था एम्पियर मीटर, इंटू लेंथ कर रहे हैं तो ये बनेगा एम्पियर इंटू मीटर मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो डायमेंशंस क्या होंगे? IL square. हाँ, IL स्क्वायर. वेरी गुड. L2A1 या फिर L2I1 या फिर I1 L स्क्वायर, सारे करेक्ट है. ठीक है. तो ये हो गया बेसिक इंट्रो ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. है क्लियर सबको? Yes, sir. अब जो बातें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे अबाउट करंट कैरिंग लूप, वही सारी बातें मैग्नेट की केस में भी आने वाली है. ठीक है. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, इसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? टॉर्क एक्ट होता है. क्या होता है? टॉर्क एक्ट होता है. फिर टॉर्क एक्ट होने के बाद क्या होता है? करंट कैरिंग लूप. याद है ना लास्ट लेक्चर? Yes, sir. करंट कैरिंग लूप टॉर्क एक्ट होने की वजह से क्या होता है? रोटेट होता है. फिर हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन देखा था, कितना था टॉर्क? m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर यानी mb sin थीटा. यहाँ पे भी सेम बात होगी. हम बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इस मैग्नेट के ऊपर भी फोर्स एक्ट होगा एंड ये जो फोर्स होगा उसकी वजह से टॉर्क एक्ट होगा एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट टॉर्क ये मैग्नेट को क्या करेगा? रोटेट करेगा. तो वो टॉर्क भी बनेगा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. उसके बाद में हमने देखा था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमें वर्क करके मैग्नेट को रोटेट करना है तो उस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? W इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन. और वो कितना आ गया था वर्क डन? m इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2. Yes, sir. यानी कि MB इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. उसके बाद हमने देखा था कि वर्क डन करने के बाद जो एनर्जी है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और वो पोटेंशियल एनर्जी थी U इक्वल्स टू -MB cos theta. वेरी गुड. यहाँ पे भी सेम बातें होगी. फिर वहां पे
कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, कब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, ये सारी बातें हमने देखी थी। पूरा पार्ट मैग्नेट के लिए भी अपन रिपीट करने वाले, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे, टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्या होगा, इस तरह की एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन होगा बी वेक्टर। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इस तरह का एक मैग्नेट प्लेस कर देंगे। इस मैग्नेट का यहाँ पे एक पोल होगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे एक पोल होगा साउथ पोल। यहाँ पे मैग्नेट के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स होगा m इंटू बी वेक्टर। कहां से आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स होता है q इंटू ई। तो यहाँ पे q का काम m कर रहा है, E का काम B कर रहा है, इसलिए फोर्स बना m इंटू बी वेक्टर। अगर नॉर्थ पोल रिपेल हो रहा है तो साउथ पोल क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी m इंटू बी वेक्टर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। मतलब दो फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पोल, ये बनेगा स्मॉल m इंटू बी इंटू साइन, सॉरी स्मॉल m इंटू बी सिर्फ। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू mb है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। फिर टॉर्क हमें चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब दो फोर्सेस के बिटवीन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया नहीं है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें मालूम है ये होती है मैग्नेटिक लेंथ यानी 2l, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ये मैग्नेटिक एक्सिस अगर यहाँ पे थीटा इतना एंगल बनाता है, मैं इसको OPM ऐसे ट्रायंगल बोलूंगा। तो इस ट्रायंगल में PM को हम बोलेंगे एज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पोल्स के बिटवीन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड इसी ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा को डिफाइन करूंगा तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये बनेगा PM अपॉन हाइपोटेनियस से 2l। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से PM वो बना 2l इंटू साइन ऑफ थीटा। है क्लियर? यस सर। सेम डेटा अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला बनेगा, फोर्स था m इंटू बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2l इंटू साइन ऑफ थीटा। अब m इंटू 2l को अगर हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, m इंटू 2l इंटू बना b इंटू साइन ऑफ थीटा, तो ये m इंटू 2l देखा है क्या कहीं पे? यस सर। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। वेरी गुड, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अभी 2 मिनट पहले हुआ था। इसलिए टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल बी, कितना बनेगा, टाउ इज इक्वल्स टू m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये वेक्टर फॉर्म में बनेगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। वही ये जो लास्ट टॉपिक में सिर्फ करंट कैरिंग लूप के लिए देखा था, यहाँ पे मैग्नेट के लिए देखा है। क्लियर? यस सर। उसके बाद हमने देखा था वर्क डन इन रोटेटिंग बार मैग्नेट, वहां पे करंट कैरिंग लूप बोलते थे, यहाँ पे बार मैग्नेट होगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल्स टू, ये होगा m इंटू बी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अगर बार मैग्नेट पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था एंड हमें उसको क्या करना है, थीटा इतने एंगल से रोटेट करना है, तो उस प्रोसेस में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो बनेगा mb इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? याद आ रहा है सबको? यस सर। उसके बाद में हमने देखा था सेम वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस ऑफ mb इंटू कॉस ऑफ थीटा। यस सर। यानी हमने इसको ऐसे लिखा था माइनस ऑफ m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। फिर वहां पे हमने कंडीशन देखी थी कि अगर यहाँ पे थीटा 0 होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस ऑफ mb, और ये क्या होती है, मिनिमम होती है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब वहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है।
उसके बाद में हमने देखा था कि अगर थीटा 180 है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी, थीटा अगर 180 है cos 180 -1 होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बनेगी m इंटू B. बी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन गई मैक्सिमम, तो ये Maximum. क्या बन गया? Unstable अनस्टेबल equilibrium. इक्विलिब्रियम। एंड अगर अपन मैग्नेट को रोटेट करेंगे बाय 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी बनेगी 0. 0 एंड ये बनेगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सारी बातें 5 मिनट में मैंने इसलिए खत्म की क्योंकि कल हमने यही डिस्कस किया था। जिनको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, गो थ्रू यस्टरडेज लेक्चर वंस। ठीक है, कल का लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कल पढ़ाया था वही सब कुछ आज चल रहा है, बस एक ही डिफरेंस है, वहां पे करंट कैरिंग लूप था, यहाँ पे मैग्नेट है। वहां पे करंट फ्लो होता था, यहाँ पे मैग्नेट है, उसके 2 पोल्स है, एंड वो मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मतलब इंटरेक्ट हो रहा है उसके साथ और बिहेव कर रहा है। क्लियर? Yes, sir. मतलब कि अभी जो बेसिक कंपैरेटिवली रिलेटेड पार्ट था वो पूरा का पूरा सिमिलर ही है, सिमिलर होगा ही होगा क्योंकि दोनों भी केस में मैग्नेटिक फील्ड है। बस एक ही बात डिफरेंट आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है। अगर करंट कैरिंग लूप कर रहा है तो लास्ट टॉपिक की सारी कंसेप्ट एप्लीकेबल होगी, अगर मैग्नेट कर रहा है तो इस टॉपिक की कंसेप्ट एप्लीकेबल होगी। तो मैग्नेटिज्म या फिर बार मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, कैसे फील्ड प्रोड्यूस करता है, इससे रिलेटेड की ये सारी बेसिक बातें थी। आइडिया आ रहा है इसका? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो अब यहाँ पे देखो, मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे स्टार्ट में पूछना था, लेकिन इतने सारे डिस्कशन के बाद और थोड़ा आप अच्छे से सोच सकते हो कि बिहेवियर अपन देख रहे हैं, एक करंट कैरिंग लूप का लास्ट के 10-12 लेक्चर में देखा और बिहेवियर ऑफ मैग्नेट का आज के लेक्चर में डिस्कस शुरू किया है। तो लास्ट टॉपिक में तो हमें क्लियरली मालूम था कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी मूविंग चार्ज। जो हमें ऑर्स्टेड ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसका रीजन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो चार्ज इन मोशन है। यानी अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड लास्ट टॉपिक में ये डेटा हमें क्लियर हुआ था कि ये जो टेंडेंसी है चार्ज, ये चार्ज मतलब जो टेंडेंसी है, ये नेचुरली ऑकरिंग टेंडेंसी है, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई क्रेडिशन नहीं है। ठीक है, ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है। कहां पे? हर जो कोई भी मैटर हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, उस मैटर को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एटम से, उस एटम में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें से प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जब भी जन्म लेते हैं इसके साथ जन्म लेते हैं। ठीक है ना, मतलब चार्ज इनबिल्ट बाय बर्थ उनके साथ है। तो ये चार्ज को अगर अपन रेस्ट में रखेंगे तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। कहां पे? एट रेस्ट है। तो ये तो हमें पहले से मालूम था और उसको अपन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन उसी चार्ज से रिलेटेड हमें और एक चीज मालूम हो गई है ना, जब ऑर्स्टेड ने बोला कि ये जो चार्जेस है अगर इनको हम मोशन में सेट करेंगे तो वही टेंडेंसी है चार्ज जिसकी स्पेशलिटी है, अगर ये रेस्ट में रहेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मोशन में सेट हो जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में होगी, लेकिन उसके साथ ही अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। एंड उसी मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन अपन लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तो क्लियर था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है, लेकिन जब बात मैग्नेटिज्म एंड मैटर की चल रही है तो यहाँ पे अपन बार मैग्नेट या फिर कोई भी नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती कैसी है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? Yes, sir. तो बोलो आंसर फिर। 2 मिनट चाहिए तो 2 मिनट ले लो सोचने के लिए। एवरीवन हैव टू आंसर, कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा। कम ऑन फास्ट। नहीं आ रहा है आइडिया किसी को भी? यस, नो?
देवप्रिया नहीं, और कौन आंसर देने जैसा दे सकता है ऐसे? बद्री, कोमल, नेहा, आरती, शुभंकर, मनमत। ओके, क्वेश्चन मेरा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना मतलब ये चार्ज की डेंसिटी है, ये हमने पहले देखा था। फिर लास्ट टॉपिक में Yes, हमने sir. देखा कि जब ये चार्ज मोशन में सेट होता है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है एक्चुअल में? करंट कैरिंग कंडक्टर से, ये हमें मालूम है। लेकिन जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जिसको अपन मैग्नेटाइट बोल रहे हैं, Fe3O4 बोल रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है? उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए? अगर नहीं दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड मैं अभी एक नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? उसके ऊपर सोचो और ट्राई करो। आज दो आंसर या फिर कल दो, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मुझे स्टडी करना है, देखना है, एंड दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब कि मैटर है, उसमें एटम है, एटम में हमें मालूम है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे हमें उसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होती है उसके बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है? अब बोर्ड पे ध्यान दो। बेसिकली हमें मालूम है एक न्यूक्लियस होगा और उसके सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और हमें मालूम है कि अगर चार्ज इन मोशन है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होती है वो होती है m इज इक्वल्स टू n इंटू आई इंटू ए। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एक ही चक्कर कंप्लीट हो रहा है, तो मैं नंबर ऑफ लूप्स को 1 कंसीडर कर रहा हूं। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बना I इंटू ए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था, याद है क्या किसी को फॉर्मूला? सर क्वेश्चन क्या पूछा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब करंट के फॉर्मूले देख रहे थे अपन, तब मैंने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो करंट होता है वो कितना होता है इसके लिए भी फॉर्मूला दिया था। यस सर। याद है क्या? देखो करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे चार्ज मतलब ई है, टाइम मतलब पीरियोडिक टाइम होगा। यस सर। तो यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सरकमफेरेंस कंप्लीट कर रहा है मतलब डिस्टेंस होगा 2 पाई आर अपॉन पीरियोडिक टाइम होगा टी, यानी यहाँ से टी इक्वल्स टू बनेगा 2 पाई आर अपॉन वी। यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो करंट कितना हो गया? ईवी अपॉन 2 पाई आर। ये करंट प्रोड्यूस करता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ पे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन सर्कल फॉर्म कर रहा है तो सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। यस सर। ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा m में, तो मुझे डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला मिलता है m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, यानी ईवी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर का स्क्वायर। पाई पाई आर आर कैंसल, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला मिल गया EVR अपॉन 2। क्लियर? यस सर। बट V इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा होता है, याद है क्या? यस सर। सर्कुलर Yes, sir. मोशन। इसको अगर पुट करेंगे तो यम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला मिलेगा E इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2। क्या ये है मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब हर एक मैटर के, हर एक एटम के, हर एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है वो करंट भी इंड्यूस करता है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट करंट मतलब चार्जेस इन मोशन है तो वो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट होगी विच इज गिवन बाय इधर EVR अपॉन 2 या फिर ER स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। है क्लियर? यस सर।
अब यहाँ पे सेम इक्वेशन को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करने वाला हूं, और वो सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी बोर्ड पे ध्यान दो कि बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला मुझे मिला है m इक्वल्स टू EVR अपॉन 2, m इज इक्वल्स टू EVR अपॉन 2। अगर मैं इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, mm कैंसिल होके 1 बचता है, 1 इंटू एनीथिंग एनीथिंग होता है, मतलब मैथमेटिकली कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मैं ये अरेंजमेंट कर सकता हूं। अब मैं इस अरेंजमेंट में क्या करता हूं कि m इक्वल्स टू यहाँ पे ये E अपॉन ट्वाइस ऑफ me, इसको एक ब्रैकेट में लेता हूं, तो दूसरे ब्रैकेट में कौन बचेगा? MEVR। यहाँ पे m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इस mvr को क्या बोला जाता है? mvr किसका फॉर्मूला है? क्या ये यल? एंगुलर मोमेंटम। क्या ये एल मतलब मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस का मतलब एंगुलर मोमेंटम। क्या ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम। वेरी गुड। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे m के लिए फॉर्मूला मिल गया, और ये बना E अपॉन ट्वाइस ऑफ me इंटू एल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे m वेक्टर बनेगा E अपॉन ट्वाइस ऑफ me इंटू एल वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे अगर हम ये L को उस साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा m अपॉन एल इज इक्वल्स टू बना E अपॉन ट्वाइस ऑफ me, एंड इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है एज ए गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब अगर देखेंगे m अपॉन एल इज इक्वल्स टू, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब me, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस सर। करो कैलकुलेट, चलो कमन फास्ट। कितना टाइम? सर 0.25 into 10 to the power plus 12। 0.25। हाँ देखो E कितना लिया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 2 इंटू m कितना लिया? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। सर गलत हो गया मेरा। करो फिर अब। अरे एक डिवीजन के लिए इतना टाइम? कर क्या रहे हैं? वेरी गुड देविका। चलो बाकी लोग भी, देविका क्या आ गया करेक्ट आंसर? सब लोगों को करना है, एक ही डिवीजन बोला है मैंने। नहीं तो ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखना है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। क्लियर?
8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। चलो अब यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट आती है दैट इज बोहर्स मैग्नेटन। अब ये अगर कहीं पे क्वेश्चन में दिख रहा है तो इसको डरना नहीं है, म्यू सफिक्स बी, बोर्स मैग्नेटन। अब ये कंसेप्ट क्या है, देखो आप सब लोगों ने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्स के पोस्टुलेट सबको मालूम है ना? यस सर। साइंटिस्ट है सर, क्या है? साइंटिस्ट है ना? नहीं, तो धार्मिक एक कार्यकर्ता है बोर्स मैग्नेटन में बोर साइंटिस्ट ही होगा ना बेटा, बोर मतलब। चलो फर्स्ट पोस्टुलेट में बोर बोलता है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। याद है सबको? असंच होतं का फर्स्ट पोस्टुलेट बोर्स थेरीचं? नसेल आठवत तर इथं लक्षात ठेवा, ठीक आहे। अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट mv स्क्वायर अपॉन r मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सेकंड पोस्टुलेट में नील्स बोर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स in those orbits only whose angular momentum is equals to the integral multiple of h upon 2 pi, मतलब L equals to n into h upon 2 pi है, तो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, दूसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है। तीसरे पोस्टुलेट में बोलता है, क्या बोलता है, याद है क्या? ठीक है, उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो जो हमने फॉर्मूला देखा है उसमें अभी ये पोस्टुलेट मुझे यूज करना है एंड इसी को बोर्स मैग्नेटन बोला जाता है। देखो क्या होगा कि कैपिटल M इज इक्वल्स टू E अपॉन ट्वाइस ऑफ ME इंटू L था, कहां से आ गया? इससे पहले वही प्रूव किया था, L को मल्टीप्लाई कर दिया बस वहां पे। तो ये L की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन बनेगा N इंटू EH अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई ME। तो बोर्स थ्योरी का एंगुलर मोमेंटम अगर यहाँ पे अपन पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे मिलता है, लेकिन बोर की जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन हुई थी रिलेटेड टू हाइड्रोजन एटम एंड उस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के पहले ऑर्बिट से रिलेटेड, इसलिए ये बोर्स मैग्नेटन हम कंसीडर करते हैं कि अगर n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो उस केस में ये बोर्स मैग्नेटन बनता है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा E इंटू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई m इंटू E। इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है एज ए बोर्स मैग्नेटन। क्लियर? यस सर। वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, कितना है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। 4 पाई ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बोला था, ठीक है। एंड इन सब की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये बोर्स मैग्नेटन की वैल्यू होती है 0.923 इंटू 10 की पावर माइनस 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। MCQ में डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। 0.923 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 एम्पियर मीटर का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। एंड ये बोर्स पोस्टुलेट को अप्लाई करके कुछ चीजें हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी कैलकुलेट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये डेटा अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूं कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो जो करंट इंड्यूस करता है वो करंट अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर इस रेंज में होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है एट द सेंटर तो उस मैग्नेटिक इंडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें म्यू नॉट I अपॉन 2R ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है एंड ये आता है इन द रेंज ऑफ 4 पाई टेस्ला। अगर वहां पे रेडियस चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट की तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको कंसीडर करते हैं 0.5 एंगस्ट्रॉम। अगर वहां पे हमें स्पीड चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन की तो वो होती है इन द रेंज ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये नंबर आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको रिमेंबर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर उसके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड डेटा दिया है
तो फ्रीक्वेंसी होती है इन द रेंज ऑफ 6 इंटू 10⁻15 साइकिल्स पर सेकंड। उसको आप हर्ट्ज भी बोल सकते हो, एफपीएस भी बोल सकते हो, सीपीएस भी बोल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो पॉइंट एटॉमिक मैग्नेटिज्म, जो पॉइंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल लास्ट में दिया है, एंड सेम पॉइंट हमें मैग्नेटिज्म में भी पढ़ना है। तो दोनों टॉपिक में एक ही पॉइंट दिया था, इसलिए मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बजाय इसको मैग्नेटिज्म में एक्सप्लेन किया था। क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब एक्चुअल एप्लीकेशन स्टडी करने हमें, और शुरू करते हैं डिस्कशन विथ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। उसको पढ़ाने से पहले आपको एक एप्लीकेशन मुझे पूछना है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, ऐसा मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिया था, एक प्लस क्यू था, दूसरा चार्ज माइनस क्यू था, एंड दोनों को मिला के ये डाइपोल फॉर्म होता है, और उसके रिलेटेड कोई भी एक स्पेस में पॉइंट दिया है पी, जो एक्सिस के साथ थीटा इतना एंगल बनाता था एंड आर इतनी डिस्टेंस पे था, तो उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी थी, याद है किसी को? यस सर। बोलो। kp/r³ into √1 + 3 cos square। एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। इस तरह से ये सारी बातें याद आनी चाहिए, ठीक है। के पी, के का मतलब कांस्टेंट 1/4πε0, पी का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर विद एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। याद है सबको? यस सर। सेम बातें यहां पे होगी, ये आएगा नॉर्थ पोल, ये आएगा साउथ पोल, दोनों के बिटवीन का सेपरेशन बनेगा 2l, ये उसका सेंटर बनेगा O, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स बन गया एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इसको परपेंडिकुलर है बन गया इक्वेटर। तो यहाँ पे अगर आपको रैंडमली कोई भी पॉइंट P दिया है जिसका डिस्टेंस R है एंड एंगल थीटा बना रहा है एक्सिस के साथ, तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K रहेगा, लेकिन इस केस में कांस्टेंट कौन होता है? μ0/4π। यस सर। यहाँ पे P है, उसको रिप्लेस करके कौन आएगा? m। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट r³ सेम रहेगा इनटू √1 + 3 cos square थीटा, इट विल बी सेम, इसमें भी कोई चेंज ऑकर नहीं होगा। क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट, इसमें दो स्पेशल केस हमने देखी थी। केस फर्स्ट कि अगर पॉइंट लोकेटेड है अलोंग एक्सिस, तो उस केस में थीटा बनता है 0। एक्सिस मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया P, तो उस केस में थीटा 0 बनेगा। फिर इस एक्सप्रेशन में cos 0 1 स्क्वायर 1 1 into 3 3 3 + 1 4 √4, 2। तो एक्सप्रेशन बना B along axis will be μ0/4π into 2m/r³। हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट केस आएगी कि अगर पॉइंट है वो लोकेटेड है इक्वेटर पे, यानी कि थीटा बनेगा 90 डिग्री। क्यों? 90 देखो डिग्री। इक्वेटर पे आ गया मतलब पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री बनाता है, तो cos 90 0 0 स्क्वायर 0 0 into 3 0 0 + 1 1 √1 1 1 into anything, anything। तो ये एनीथिंग बनेगी B along इक्वेटर इज इक्वल्स टू μ0/4π into m/r³। फिनिश्ड। अब इन दोनों का रिलेशन अगर देखेंगे तो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि B along एक्सिस होता है 2 into B along इक्वेटर। क्लियर? यस सर। तो ये एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट के, एंड यही पॉइंट आज के डिस्कशन में थोड़ा सा न्यू था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो आगे हमें जो एप्लीकेशंस देखने हैं वो सारे के सारे
इसी पार्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो है क्लियर सबको? यस सर। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिज्म का डिस्कशन शुरू किया है, बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है वो अभी तक पेंडिंग ही है। कौन सा? चार्ज वाला। वेरी गुड, चार्ज वाला नहीं, कि ये बार मैग्नेट में ऐसा कौन है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? चार्ज कर रहा है, वो मालूम है। चार्ज कहाँ पे है? प्रोटॉन के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? मास कर रहा है। कहाँ पे मास है? प्रोटॉन के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, न्यूट्रॉन के ऊपर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कौन सा पार्टिकल होता है, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो कल का मतलब लास्ट का पूरा टॉपिक एंड आज का जो कंटेंट है इस सबको डिस्कस करके मेरे क्वेश्चन के ऊपर टाइम निकाल के थिंक करो। उसका आंसर मैंने ऑलरेडी लेक्चर में दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को आ रहा है नहीं आ रहा है तो कल के लेक्चर तक टाइम है आपको, यू कैन टेल मी दैट वन। ठीक है, तो अभी सेम मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, जिसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये पार्ट एक्सरसाइज PYQ के बाद में दिया है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि पहला टॉपिक देखेंगे खत्म हो गया, उसके बाद में दिया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 पूरा, कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 से पहले सारे सॉल्व एग्जांपल, कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 से पहले कंप्लीट थ्योरी आज आपको प्रिपेयर करनी है। क्लियर? यस सर। तो टुनाइट टेस्ट Yes, विल बी sir. देयर बेस्ड ऑन ओनली जो कंटेंट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जितना आज डिस्कस हुआ है उसी के ऊपर इवनिंग को टेस्ट रहेगी। फिर से हम लॉकडाउन में किया था वैसे टेस्ट शेड्यूल शुरू कर रहे हैं। जो कंटेंट आज देखा है उसके ऊपर मैं DPP भी दूंगा, आपको मॉड्यूल का होमवर्क भी कंप्लीट करना है एंड इवनिंग को हम टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस सर। तो रिमेनिंग पार्ट विल